सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम एंजल वन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें आती हुई देखने को मिल रही है और वह है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की डेट से रिलेटेड। अगर हम कंपनी के रिजल्ट के डेट की बात करें तो फिलहाल वो फाइनलाइज हो चुकी है कि 15 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है और उसी दिन कंपनी अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करेगी क्वार्टर थ्री का। और अगर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो बहुत बड़ी ब्राइट एक्सपेक्टेशन नहीं है। पिछले क्वार्टर में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 20% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की थी। हो सकता है कि इस बार कंपनी आपको ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई देखने को मिल जाए। क्यों भाई? क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो हमें इक्विटी टर्नओवर्स देखने को मिले थे उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में इक्विटी टर्नओवर्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे भी जाते हुए देखने को मिले हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एंजल वन और बाकी जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी का मेन रेवेन्यू इक्विटी डेरिवेटिव है, तो उस केस में क्या है कि उन कंपनी के नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एंजल वन की बात करें तो इस कंपनी ने नवंबर के महीने का जब बिजनेस अपडेट पब्लिश किया था तो वहाँ पर गिरावट कंपनी में देखने को मिली थी। क्यों भाई? क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशंस कंपनी का खराब रिपोर्ट हुआ था। एफएनओ मार्केट का जो शेयर है, यानी कि एफएनओ मार्केट शेयर, वो कंपनी का गिरता हुआ दिखा था नवंबर के महीने में। तो नवंबर का महीना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का गया नहीं था। बट अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने के बारे में तो वहाँ पर कंपनी ने क्लाइंट एक्विजिशंस की थी, इसमें आपको 3% की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। 5.6 लाख क्लाइंट एक्विजिशन हमें देखने को मिला था। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक के बारे में तो वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था 5,791 करोड़ तक। सितंबर के महीने में 5,553 करोड़ था, उससे 4.3% ग्रो करती हुई नजर आई थी। और पिछले साल के कंपैरिजन में 40.6% से ये नंबर ग्रो किया था। और एवरेज डेली टर्नओवर्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हुआ था। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको 23.2% की ग्रोथ देखने को मिली थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.4% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो कंपनी के लिए ठीक गया था। नवंबर का महीना में कंपनी मार्केट शेयर ज़रूर आपको लूज़ करती हुई देखने को मिली। अगर हम बात करें कंपनी के एवरेज ऑर्डर के बारे में तो वो भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला। बट अगर आप बात करें दिसंबर के महीने के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का बिजनेस अपडेट अभी तक आया नहीं है। तो बिजनेस अपडेट अगर दिसंबर का महीना अच्छा आ जाता है तो उस केस में हम इस बार कंपनी के रिजल्ट से हो सकता है कि ग्रोथ की उम्मीद कर लें। बट अगर मान लो कंपनी का बिजनेस अपडेट खराब आता है तो हो सकता है कि इस बार भी कंपनी आपको डी ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू एन क्यू बेसिस पे भी डी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं आप एंजल वन की, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाल ही में देखा जाए तो कंपनी एक्विजिशंस की न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। ट्विट्सा कंपनी को रिसेंटली इस कंपनी ने एक्वायर किया था अपनी सब्सिडरी के थ्रू, जिसका नाम था वेबको। वेबको को भी इन्होंने रिसेंटली ही एक्वायर किया था। अब जितनी भी एक्विजिशंस की न्यूज़ आ रही है उससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि कंपनी का फोकस इंडिया में कम, इंडिया के बाहर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप वीबीएल के शेयर होल्डर हैं तो।
बाकी वीबल से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में एफ ने अपने स्टेक्स इस कंपनी में Q2 में इंक्रीज़ किया था, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम बात करें एफ के बारे में तो बैक टू बैक 2 क्वार्टर में एफ ने एग्रेसिवली अपने स्टेक से रिड्यूस किया था वीबल में, जहाँ पर वीबल में काफ़ी बड़ा गिरावट भी देखने को मिला था। बट वही अगर हम डी की बात करें तो 7% स्टेक जो डी का था वो बढ़कर हुआ था 9%, फिर 10.5% और अभी लेटेस्ट Q2 तक 11.5% के नंबर को क्रॉस कर गया था डी का स्टेक। और अब दोस्तों अगर हम बात करें Q3 के बारे में तो हो सकता है कि डी का स्टेक आपको 12% को भी ईजिली क्रॉस करता हुआ दिखे, या फिर 13% को भी ये क्रॉस कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें Q3 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के म्यूचुअल फंड के डेटा के बारे में, तो अक्टूबर महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो लगभग कितना 69,93,005 इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीदा है इस कंपनी का। और वही अगर हम बात करें नवंबर के महीने में तो नवंबर के महीने में 1,47,00,000 से भी नंबर ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है म्यूचुअल फंड की बाइंग का। ठीक है। और दोस्तों अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो ये नंबर 1 करोड़ नहीं, ये नंबर 26 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिला है। 26,62,84,762 शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीदा है दिसंबर के महीने में। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि जब इस कंपनी का Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो वहाँ पर डी का स्टेक ईजिली 11.5% को क्रॉस कर 13% की भी ऊपर निकल सकता है। और लास्ट क्वार्टर में एफ ने खरीदा था। अगर एफ ने भी स्टेक्स अपना इंक्रीज किया इस कंपनी में तो कहीं ना कहीं एक चीज़ पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन से इस कंपनी के ऊपर कन्विक्शन हमें ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में जो बड़े एक्विजिशंस किए हैं उससे कंपनी को एट द एंड एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ रिकवर कर सकते हैं। जो पिछले 1 साल में देखने की हमें आदत नहीं है वो पिछले 3 साल 5 साल जैसी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों आइनॉक्स विंड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। सो दोस्तों आइनॉक्स विंड को देखोगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। 3 साल में भी बहुत इंप्रेसिव है, 1 साल में तो ज़बरदस्त है। बट पिछले 1 साल में जहाँ कंपनी का प्रॉफिट 400% से ग्रो किया है, बट अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव है। क्यों भाई? क्योंकि अभी जो ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं ये ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मार्केट को पहले से ही थी। और इस वजह से एफ का अगर इंटरेस्ट इस कंपनी में पहले का देखोगे तो 2022 में एफ इस कंपनी में 2.2% स्टेक के साथ थी, जो कि घटकर हुआ था फिर 1.89%। उसके बाद देखो 2.5%, फिर लगभग 3.5%, फिर सीधा 9.5%। उसके बाद भी देखोगे तो 9.5% के पास रहा था, फिर 13%, फिर 15% के ऊपर गया। उसके बाद अगर देखोगे तो एफ लगातार अपने स्टेक्स रिड्यूस करती हुई दिख रही है। और इसी पीरियड में अगर आप डी की बात करें तो डी का स्टेक कुछ नहीं था, और अभी के टाइम पे देखोगे तो डी का भी स्टेक 9% के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस टाइम इस कंपनी के नंबर इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे थे उस टाइम एफ और डी ने इस कंपनी में पोजीशन बना लिया था। बट अब कंपनी के जो नंबर 400% से ग्रो किए हैं पिछले 1 साल में, और यहाँ पर एफ अपनी स्टेक्स बेच रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एफ और डी के हिसाब से अगर हम देखें तो कन्विक्शंस कंपनी में ये है कि आने वाले कल में हो सकता है कि कंपनी पहले जैसी ग्रोथ रिपीट करती हुई देखने को ना मिले। अब देखो रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, आप सभी को पता है, और रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी कंपनी काफ़ी बड़ा मार्केट लेने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जहाँ पर यह मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट लेंडर्स को थोड़े से अलर्ट कर रही है कि जो भी आप फाइनेंसिंग करते हैं रिन्यूएबल कंपनी को उसको थोड़ा कम करो। क्यों कम करो? क्योंकि सोलर मॉड्यूल्स की ओवर सप्लाई हो रही है, और ओवर सप्लाई को रोकने के लिए फाइनेंसिंग को कम करने उन्होंने बोला था। फिर बाद में इन सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया गया था। बट इतनी बड़ी अगर न्यूज़ आई है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड फ्यूचर में कुछ ऐसी डेटा आ सकती हैं या पॉलिसीज आ सकती हैं जो कि रिन्यूएबल कंपनी को मे भी पसंद ना आए। मैं यहाँ पर आइनॉक्स विंड को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैंने किसी रिन्यूएबल कंपनी को ख़राब नहीं बोला है। कहने का मतलब ये है कि रिन्यूएबल सेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट में रहा है वो इसलिए रहा है क्योंकि 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करना है। बट अभी 500 गीगावाट का 50% अचीव हम कर चुके हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर चले गए हैं हम, और आने वाले 5 सालों में ये नंबर ईजिली हम क्रॉस कर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही थी, जो पॉलिसीज़ फेवर में ला रही थी, हो सकता है उस पॉलिसीज़ में आगे चलकर कुछ आपको चेंजेस लाती हुई दिखे, और हो सकता है कि जितनी भी रिन्यूएबल कंपनी 100, 200, 300% से ग्रो की है अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिले। कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
बट कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हमारे पास है वो डेटा के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें समझाई है। आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। अब उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 14 जनवरी का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 14 जनवरी को कंपनी टेक्निकली एडजस्ट होगी। और शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।